एंड मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव अपने सही के साथ, और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक। जैसा मित्रों आप जानते हैं कि हर हफ्ते हम एक सेगमेंट लेके आते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिक्स, रिलीजन। तो इस हफ्ते हम लोग जो है हेल्थ पे आए हुए हैं, और हेल्थ पे हमारी समय जो हमारे मेहमान हैं या गेस्ट हैं वो है डॉक्टर कर्मराज सिंह, जो हड्डी रोग विशेषज्ञ ऑर्थोपेडिक्स है। और इनका हॉस्पिटल जो है ओमेगा प्लस हॉस्पिटल है, जो कि सुंदरपुर रोड पे चितईपुर में पड़ता है, DLW के पास। तो सबसे पहले जो है सर, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा सर बहुत ही समाज सेवा में जुड़े हुए रहते हैं, और आए दिन इनका कहीं ना कहीं प्रोग्राम फिट रहता है। तो सर से हम ये आग्रह करेंगे कि सर आपने सबसे पहले जो हमारे लिए समय दिया, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स को अपने माध्यम से। मैं डॉक्टर कर्मराज सिंह हूँ। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, यानी कि हड्डियों का ऑपरेशन करता हूँ, हड्डियों का इलाज करता हूँ। मेरा सारा ट्रेनिंग मुंबई से हुआ। करीब 15 साल मुंबई में मैं रहा, पढ़ा लिखा, वहाँ से सब ट्रेनिंग लेके आया, और गत 15 साल से मैं बनारस में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा बनारस आने का जो एम था वो यहाँ के लोगों को आधुनिक जितनी सेवाएं हड्डी में उपलब्ध हैं वो सब यहाँ लोगों को मिले। अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए भी मैं आया था। वो काफ़ी वयोवृद्ध है, अब तो नहीं रहे, लेकिन कम से कम ये मन को सुकून है कि उनकी आके मैंने सेवा की। अब बाकी जन सेवा में लगा हूँ कि जहाँ जिसको कोई गरीब हो, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, जानकारी ना हो, चाहे आयुष्मान से हो या पैसा नहीं हो, तो डायरेक्ट भी इलाज हो सके, वो सब के लिए हम लोग हमेशा प्रयास रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे जो आधुनिक से आधुनिक चीज़ जो दुनिया में उपलब्ध है, जो हड्डी के इलाज के जगत में उपलब्ध है, वो हम मुहैया कराना चाहते हैं हर आदमी को, हर आम आदमी, चाहे अमीर हो या गरीब हो। तो ओमेगा प्लस हॉस्पिटल पिछले 15 साल से स्थापित है। डॉक्टर नूतन सिंह हैं, वो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। हमारे यहाँ पीडियाट्रिशियन डॉक्टर कंचन शुक्ला भी हैं। तो हम लोग एक क्वालिटी लेके, एक मन की संतुष्टि के लिए निश्चल भाव से हम लोग सेवा देना चाहते हैं। बताएं सर। सर सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे सर कि ये हड्डी क्या है, क्योंकि हड्डी का मतलब सिर्फ हम लोग ये समझते हैं कि केवल कैल्शियम, लेकिन उसके अंदर विटामिन्स भी होते हैं। जब आपसे मैं मिला तब हमको ये चीज़ भी पता चली कि विटामिन्स भी होते हैं। तो सबसे पहले सर हम जानना चाहते हैं कि हमारे शरीर जो है वो हड्डी पर ही खड़ा है ढांचा, तो सर हड्डी क्या है? देखिए, हमारे शरीर को सीधा रखने के लिए, मूवमेंट देने के लिए, और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अंदर के जो अंदरूनी जो अंग हैं उनको बचाव करने के लिए एक हड्डी का ढांचा होता है जो शेप देता है हमारे बॉडी को, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन यह हड्डी बनी किस चीज़ की? हमारे आम भाषा में हम कैल्शियम और विटामिन डी ही दो चीज़ें हैं जो इसको मेंटेन करती हैं। होने के लिए बहुत चीज़ें, लेकिन कैल्शियम एक होता है जो हड्डी को मजबूती देता है। विटामिन डी एक पदार्थ होता है जो कि जिसको लेने से कैल्शियम का पाचन बढ़ता है। विटामिन डी लोग पूछते हैं लेना है नहीं लेना है, लेकिन रोल क्या है विटामिन डी? और बढ़ती उम्र के साथ में पाचन कमज़ोर हो जाता है, तो कैल्शियम का पाचन भी कम हो जाता है, तो हड्डी नरम हो जाती है। तो इससे विटामिन डी का इतना महत्वपूर्ण रोल है। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ी बीमारी निकली हुई है जो कि अमेरिका से और भारत के लोग भी प्रभावित रहे, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये क्या है, और ये इसको कैसे हम संतुलित करके एक सामान्य जीवन जी सकते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस साधारण भाषा में है कि हड्डी नरम हो जाती है, हड्डी की ताकत कम हो जाती है, हड्डी का कैल्शियम घटने लगता है। और इसकी वजह, सबसे कॉमन वजह है विटामिन डी का शरीर में कम होना, उम्र के साथ में होता है। अगर आप सनलाइट एक्सपोजर नहीं लेते, सनलाइट में बैठने से हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। अगर हम सनलाइट, जैसे ऑफिस में जाने वाले लोग हैं, हमेशा दिन भर घर में बैठे रहते हैं या दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, सनलाइट नहीं मिलता तो उनकी हड्डियाँ नरम हो जाती हैं, तो उसी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस को मेंटेन करने के लिए आपको सुबह शाम टहलना चाहिए, कैल्शियम लेना चाहिए, और विटामिन डी चेक करना चाहिए। अगर कम है तो विटामिन डी हम रेगुलर लेंगे तो हमारा कैल्शियम कंटेंट हड्डी का वापस आ जाता है। अब ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो सर से पाँव तक सब समस्या उसी से होती है, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, कमर का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, एडी का दर्द हो, बहुत सारी चीज़ें ऑस्टियोपोरोसिस से होती है। ऐसे हड्डी को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अगर बचपन से देखा जाए, बचपन में कई बीमारियों की वजह से रिकेट्स हो जाते हैं, जो कि आगे चल के उनके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या हाथ पैर टेढ़े अगर हो गए और 10 साल की अगर उम्र, तो क्या हुआ पुनः अपनी सामान्य स्थिति में आ सकते हैं? देखिए, एक बच्चे के बढ़ने की उम्र अमूमन 4 साल 5 साल की उम्र में बच्चों की हाइट वेट बढ़ती है, और 12-13 साल में हाइट वेट बढ़ती है। तो इस बढ़ती हुई उम्र के साथ में अगर हम उनका ध्यान दें, इलाज करें, कैल्शियम विटामिन डी, अगर हड्डी कोई टेढ़ेपन की ओर जा रही है तो उसको बेल्ट लगा के हम सीधा कर सकते हैं। तो अब उसमें समय बाकी रहता है कि 12-14 साल तक हम उसको सही कर सकते हैं, दवा दे के, बेल्ट लगा के, एक्सरसाइज करा के चीज़ों को ठीक रख सकते हैं।
लेकिन जहाँ वो उम्र पार होगी 14 साल 15 साल, तो हड्डी फिर सीधी नहीं होगी, तो इसकी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। आपकी हाइट आगे उससे ऊपर आपकी हाइट नहीं आनी, तो हड्डी अगर छोटी सी इतनी थी, अगर टेढ़ी है, तो बढ़ते 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 वो धीरे समय के साथ में सीधी हो जाएगी, लेकिन एक लिमिट आ जाएगा कि उसके आगे आपका वो हड्डी नहीं सीधी हो पाएगी। तो जहाँ बच्चों का टेढ़ापन घुटने का हो, हाथ पैर का कुछ भी हो, कंसल्ट करिए, बड़ा सरल इलाज है, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर इसको मिस कर दे तो 14-15 साल पे ऑपरेशन करके सीधा करना पड़ता है, यही बात है। आजकल देखा जा रहा है कि भारत में जो परिवेश चल रहा है सर, वो इस तरीके का चले, पश्चिम की तरफ हम लोग बहुत तेज़ भाग भी रहे, और अब हमको लग भी नहीं रहा है कि अभी रुकेंगे, 10-20 साल बाद रुकेंगे। उनकी चीज़ों को हम बहुत जल्दी आत्मसात कर ले रहे हैं, उस हिसाब से लाइफ जी रहे हैं। जैसे कि हम रात को देर तक काम करना, सुबह 12 बजे तक उठना, फिर अपने अगर खान पान पे ध्यान न देना, तो उससे हमारी हड्डी कितनी प्रभावित हो रही है। अगर फास्ट फूड को ले लें या हम नॉनवेज को ज़्यादा कर दें, तो क्या इससे कहीं ना कहीं कुछ प्रभावित? देखिए, हमारे भारतीय पद्धति और शैली के जो खान पान है, रहने की, उठने बैठने की शैली है, हम ज़मीन पे बैठते थे, पालती मारते थे, सुबह उठते थे, रात को सो जाते थे। खान पान में हमारे तमाम चीज़ें हैं जो पौष्टिक होती हैं, वो बड़ी अच्छी विधाएँ रही हैं। पाश्चात्य की जितनी भी लाइफस्टाइल है वो सब मशीन एक्वायर्ड है कि आप कंप्यूटर पे बैठे तो आप कंप्यूटर पे सीधा 90 डिग्री पे बैठेंगे, ज़मीन पे बैठने की जगह नहीं है, उसमें कोई रोल नहीं है। उसके लिए आप अलग से एक्सरसाइज करें, चीज़ें करें, तो क्या होता है, समय के साथ साथ मोटापा बढ़ जाता है, आपके शरीर कमज़ोर होते हैं और तमाम बीमारियों का घर हो जाता है। तो जो हम पाश्चात्य की ओर भाग रहे हैं, तो हमें तो डाइट इंडियन रखनी चाहिए, हमें व्यायाम करना चाहिए, मौका पा के बहाना ढूंढ के हमें ज़मीन पे बैठना चाहिए, पालथी मारना चाहिए, कई सारी चीज़ें करें। पूजा पाठ की बड़ी अच्छी विधा है, हम पालथी मार के बैठ के करते। योगा है, तमाम हमारी विधाएं हैं हमारे भारतीय सिस्टम में जो बहुत अच्छी रही और हमेशा साथ देती है। अभी पूरा पाश्चात्य हमारे हिंदू ट्रेडिशंस को अडॉप्ट करता है, योगा सीख रहा है, पूजा पाठ की चीज़ों को समझ रहा है और सूर्य की रोशनी को समझ रहा है, गंगा जल को समझ रहा है। तो पाश्चात्य तो हमारे भारतीयता को अपना रहा है और हम भारतीयता को छोड़ के पाश्चात्य में घुस रहे हैं। तो कहीं हमें रोक लगानी है और चीज़ों को जो अच्छी है हमारे लिए उसको समझने की ज़रूरत है। सर, टेनिस एल्बो इंजरी, ये बहुत खेल को लेके बहुत एक तरीके से हर खिलाड़ी पीड़ित रहते कहीं ना कहीं, तो ये क्या है और इसके लिए कितना गंभीर इलाज, मतलब बीमारी बन सकता है और इसकी इलाज? देखिए, टेनिस एल्बो हमारे कोहने की एक दर्द को कहा जाता है, जिसमें सामान उठाना, काम करना, ये सब दुबर हो जाता है। गिरयानी का झाड़ू लगाना है, कोई सामान, जग उठाना, बाल्टी उठाना, तो बहुत दर्द होता है कोहने में, इसको टेनिस एल्बो कहते हैं। इसके सबसे फेमस टेनिस एल्बो से प्रभावित सचिन तेंदुलकर जी रहे हैं। उनका बैट चलाना, करना, इतना व्यायाम प्रैक्टिस वो करते हैं कि टेनिस एल्बो उनको काफ़ी समय तक रहा, जिससे उनके खेल में अंतर आ गया। लेकिन टेनिस एल्बो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उसको समय से देख के समझ। टेनिस एल्बो 3-4 वजहों से होती है, या तो आपका यूरिक एसिड बढ़ा है जो केमिकल एक होता है, या तो शुगर बढ़ा है, या तो चोट लगी है, या तो आपका वो हो गया, आपने उसका इलाज ही नहीं किया, वो बढ़ गया। तो इन कारणों को समझ के उसको एकदम ठीक किया जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं। हमारे आज तक कोई ऐसा टेनिस एल्बो नहीं आया जो कि ठीक ना हुआ हो, हमेशा ठीक हो जाता है। जो अगला सवाल कर रहा हूँ सर, ये काफ़ी गंभीर सवाल है और काफ़ी बड़ा ही इसके वो है, घुटना प्रत्यारोपण जो कि ट्रांसप्लांट करते हैं हम लोग, ये क्यों होता है सर? और सुनते हैं कि इसकी जो हम अपनी अगर जनरल भाषा में बात करें, मेडिकल भाषा में नहीं, तो ग्रीस जो होती है, जो लिक्विड होती है, वो घिस जाती है, जिससे कि असहनीय पीड़ा होती है उठने बैठने में। तो इस कहाँ तक सफल है और आपके द्वारा कितने जो है वो उसको किया गया है सर? देखिए, घुटना प्रत्यारोपण हम क्यों करते हैं? जब हमारे घुटने में दर्द हो, तकलीफ़ हो चलने उठने बैठने में, हम करेंगे कब? ये नहीं कि हर छोटा घुटने का दर्द हो तो हम घुटना बदल दें। घुटना हम तब बदलेंगे जब दवा काम न करे, जब रात को भी दर्द है, आप सो नहीं पा रहे, अपनी नित्य क्रिया नहीं कर रहे हैं और आपके चलने फिरने में आपको इतनी बाधा हो जाए कि आपको दर्द बना, तो घुटना तो बदलना पड़ता है। अगर एक्सरे में भी उतने फीचर्स हैं, एक्सरे में हड्डी घिसी हुई दिखनी चाहिए, आपको निरंतर दवा देने की ज़रूरत पड़ रही है, तब इसका मतलब कि समय आ गया आपको घुटना बदलने का। ये होता क्यों? गठिया में किया जाता है। घुटने में जब घिस जाता है, जब घुटने की जो लुब्रिकेशन है यानी ग्रीसिंग आम भाषा में कम हो जाती है, तो हड्डियाँ रगड़ने लगती है, उसका बुरादा निकलता है, जमा होता है, वो हड्डी एकदम घिस के ख़राब हो जाती है, तो उसमें घुटना बदलने की ज़रूरत होती है। और ये बहुत अच्छी विधा है, दशकों से हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे तो हम पिछले 15 साल से कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमने रवि किशन के पिताजी का भी घुटना बदला था। तो ये बहुत अच्छी साइंस है जिसका बड़ा लाभ मिल रहा है। बस इसमें एक चीज़ है कि बड़ा महंगा है,
महंगा इसलिए है क्योंकि पहले लोग कभी इंश्योरेंस कराते नहीं थे, अब लोग जागरूक हो रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। और बहुत बड़ी रेंज जो हमारी सरकार ने दी है कि 70 साल के ऊपर आयुष्मान कार्ड आ गया है, तो उसमें भी घुटना प्रत्यारोपण आपका फ्री में हो रहा है, बड़े सरल तरीके से हो जाएगा और हम लोग कर भी रहे हैं। जो आयुष्मान कार्ड 70 साल से कम लोग जिनके पास ऑलरेडी है, उनके घुटने हम लोग बदल रहे हैं और बड़े सफल पेशेंट हो रहे हैं। तो आप तो ज़्यादा सोचना नहीं है, पैसे की न उसमें टेंशन नहीं रह जाता है। घुटना बदलने के बाद आप कितने दिन बाद चलना शुरू करते हैं? आप अगले दिन से चलना शुरू करते हैं और चलते हुए ही घर जाएंगे। तो कोई भयावह, कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है। मुंबई, दिल्ली मेट्रोज़ में आप देखें तो हर तीसरा आदमी घुटना बदल रहा है। बनारस क्यों नहीं बदल रहा? बनारस में भी अभी जागरूकता आ गई, लोग आ रहे हैं, जानकारी ले रहे हो, घुटना बदल के जा रहे हैं। आज से 15 साल पहले लोग बड़े भयभीत होते थे, बड़ा सोचते थे, लेकिन अब वो समाज बदल रहा है। इसी तरह डॉक्टर साहब अगर देखिए कुल्हा प्रत्यारोपण, ये भी बड़ा ही मतलब एक तरीके से डरा सा देता है कि मतलब चल पाएंगे, क्योंकि अगर वो ख़राब हुआ तो ज़िंदगी भर बेड पे लेटे रहे, और ये मुझे लगता है कि मृत्यु से भी खतरनाक की स्थिति आ जाती है। तो ये क्यों होता है सर, और इसके इलाज के लिए मतलब जो है क्या क्या किया जा सकता है? कूल्हा प्रत्यारोपण और घुटना प्रत्यारोपण में सबसे बड़ा अंतर यह है कि घुटना आपका घिसने लगता है तो आप धीरे 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 5-10 साल निकाल लेते हैं, लेकिन कूल्हा ख़राब हो गया तो आप एक दिन नहीं निकाल सकते हैं। और कोविड होने की वजह से बहुत लोग के कूल्हे ख़राब हो गए, उसमें होता है, उसमें क्लॉटिंग हो गया तो घुटना घिस गया, ख़राब हो गया, सूख गया, तो जो बॉल सॉकेट के अंदर घूमता है वो ख़राब हो जाता है। और जैसे ही आपका कूल्हा ख़राब होगा, ना आप बैठ सकते, ना उठ सकते, ना तो टॉयलेट के लिए बैठ सकते, आप सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, आप पैदल चल ही नहीं सकते। तो इससे कूल्हा प्रत्यारोपण मैक्सिमम हम लोग यंग लोगों में करते हैं, 20 साल, 30 साल, 40 साल की उम्र में करते हैं। तो उसमें बस बॉल और सॉकेट बदल दिया तो पेशेंट अगले दिन से चलना शुरू करता है। तो जो कूल्हा प्रत्यारोपण की ज़रूरत जिसको होती है वो तुरंत आता है, क्योंकि न करवट ले पाता, ना बैठ पाता, कुछ कर ही नहीं पाता, उसको तुरंत इलाज की ज़रूरत है। तो इससे कूल्हा प्रत्यारोपण एक हम लोग बहुत सारे पेशेंट्स का किए हैं, 20 साल की उम्र से लेकर हम लोग 90 साल तक, 95 साल तक किए हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट। सर ये कितना एक्सपेंसिव है? ये आयुष्मान में कवर्ड होता है। एक्सपेंस 1.5 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास, वो डिपेंड करता है किस प्रकार का कूल्हा आप लगा रहे हैं, किस पर्पज़ से लगा रहे हैं। अगर यंग पेशेंट है तो उसका बढ़िया महंगा कूल्हा लगाया जाएगा। ज़्यादा उम्र का पेशेंट जिसको खाली नहाना धोना, पूजा पाठ करना है, घर के अंदर बाहर थोड़ा कर, तो कम खर्चे में हो जाता है। इसमें जो एक और प्रश्न लोग पूछते हैं कि कूल्हा प्रत्यारोपण, घुटना प्रत्यारोपण क्या पालथी मार सकते, ज़मीन पे बैठ सकते कि नहीं, सबके मन में ये सवाल रहता है। तो एकदम संभव है वो। आप पालथी मारें, आप मोटरसाइकिल चलाएं, साइकिल चलाएं, सब कुछ कर सकते हैं ये प्रत्यारोपण होने के बाद। डॉक्टर साहब एक हम लोग आपका मेडिकल लाइफ की चीज़ें देखा, थोड़ा सा चैरिटेबल भी बात कर लेते हैं, जो कि हम आए दिन देखते रहते हैं कि आप चैरिटेबल करते हैं, आप और मैडम करती रहती हैं। तो विगत 2 साल पहले का आपने जो चैरिटेबल किया हुआ है या फिर जहाँ पे अपनी सेवाएं दी हुई हैं, उसको थोड़ा सा ब्रीफ हमारे। देखिए, चैरिटेबल संस्थाएं कई सारे हैं। अपना घर आश्रम है डॉक्टर निरंजन का, जैसे सामने घाट में, वहाँ 400 लोग एडमिट है जो कि सड़क से उठाए लाए गए, जिनका न आधार कार्ड है, ना आई कार्ड है, कुछ नहीं उनके पास, किसी को पता ही नहीं वो कहाँ से आए हैं, न तो उनको याद है। उनको इलाज करते हैं, ठीक करते हैं, उसमें कई सारे हड्डियाँ टूटी रहती हैं, उनको हम लोग फ्री में ऑपरेशन करते हैं। समय समय पर पेशेंट आते हैं वहाँ से, तो वहाँ से हम लोग करीब 10 साल से जुड़े हैं। रोटरी क्लब्स हैं जिसमें कि ये सब सेवाएँ चैरिटेबल की जाती है, उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं, उसके लिए भी काम होता है। और हमारे यहाँ कोई गरीब मरीज आता है, पैसा नहीं है, जेन्युइनली गरीब है, तो उसके लिए भी हम लोग बेड मुहैया कर देते हैं, दवा कर देते हैं, इलाज कर देते हैं। अब 10 पेशेंट ठीक हो रहे हैं, एक पेशेंट के लिए हम लोग फ्री कर देते हैं, उसका सारा इलाज कर देते हैं। अगर सही में वो गरीब है और ज़रूरतमंद है, कई सारे बच्चे आते हैं, दिव्यांग बच्चे आते हैं, 2 साल, 4 साल, 6 साल की उम्र में आते हैं, माँ बाप आते हैं, बेचारा हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, डॉक्टर साहब पैसा नहीं है, बोले चलो एडमिट करो, यहीं आप अपना खाना बनाइए, रहिए, देखिए, और हम लोग जो इलाज जरूरी है, ऑपरेशन इलाज जो है हम लोग करेंगे। और जब वो बच्चे ठीक होके जाते हैं, जो आशीर्वाद मिलता है, उससे बड़ी हमारी कमाई क्या हो सकती है। तो उसी भावना से सारा अस्पताल है, खड़ा है लोगों के लिए। जहाँ ज़रूरत है, अगर आपको कोई पेशेंट कहीं मिलता है, पैसा इलाज के लिए नहीं है, भेजिए, हम लोग उसको न्याय करेंगे, उसको बनाए ठीक करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब लास्ट सवाल है कि इस समय हम लोग का फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है, तो क्या हड्डी के जो पेशेंट हैं उनको जो है इस फेस्टिवल से मिठाइयों पे या इस तरीके की जो कि प्रदूषण होगा, उससे कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव होता है सर? देखिए, ध्वनि प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि पटाखे रोज़ जलाते हैं लोग, ठीक है, पटाखे जलाएं, पटाखे जलाने के साथ कुछ चीज़ों को ध्यान दें।
नॉइज़ पोल्यूशन का जो इंडेक्स की 10 बजे रात के बाद आप शोर नहीं कर सकते, ये कानूनन भी है। और हॉस्पिटल है या स्कूल है, वहाँ साइलेंट जोन बनाया गया है कि वहाँ पे आप हल्ला गुल्ला, हॉर्न बजाना या पटाखा जलाना अलाउड नहीं है, तो उसका ध्यान दें। मरीज है, हृदयाघात हो सकता है जोर से आवाज़ सुनने पे, और रेजिडेंशियल सोसाइटी है, स्कूल है, वहाँ पे भी आपको ध्यान है, ये बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई सो रहा है, कोई आराम कर रहा है, वहाँ हल्ला गुल्ला, शोर, ये सब से बचना, और पटाखा तो अवॉइड ही करना चाहिए। दूसरी चीज़ हम देखें कि जब हम पटाखा जलाते हैं तो इतना उसका धुआं आता है, अगले सुबह तक रात भर वो धुआं रहता है। और जो मरीज जिनको सांस की बीमारी है, अस्थमा है, सांस नहीं ले पाते हैं, तमाम वो व्याधियाँ उनको उत्पन्न हो जाती है, प्रॉब्लम होती है। तो हम पटाखा लिमिट में जलाएं, समय से जलाएं और सुरक्षित होकर जलाएं, कहीं आग ना लग जाए, कहीं चीज़ें ना हो। तो ये सब चीज़ें हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। हड्डी का ज़्यादा यहाँ प्रकोप नहीं, लेकिन यह है कि आग लग सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और समय का सम्मान करें, एक दूसरे का सम्मान करें, तो हम लोग उस साथ में चल सकते हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल की कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं सवाल ना पूछ पाया हूँ और आप जनता को संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हड्डी का कोई भी विकार हो, कोई भी समस्या हो, तो आपको उसका परामर्श ले लेना चाहिए। इसकी बजाय कि आप उसको टालते रहें, उसके लिए कुछ ना करें। अगर 2, 4, 5 दिन बीत गए और आपका ठीक नहीं हो रहा, तो आपको ओपिनियन ले लेना चाहिए कि इससे पहले कोई चीज़ बढ़ जाए और समस्या हो जाए। खासकर अभी जाड़ा आ गया है, ठंडी हो रही है, इसमें हड्डियों का विकार बढ़ता ही रहना है। तो उसमें क्या दिक्कत हो, उसको संभाल लिए, आके दिखा लिए, ताकि वो चीज़ जाड़े भर आपको परेशान ना करे। जाड़े में हड्डियों का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, क्योंकि इतना मौसम ठंडा हो जाता है कि आपकी जो मांसपेशियाँ हैं, ब्लड वेसल्स है, जो खून पहुंचाती है, धमनियाँ, वो सब सिकुड़ जाती हैं। तो इसलिए आपको ठंडी में ध्यान देना है कि ज़्यादा कोल्ड एक्सपोजर ना हो। रात को सॉक्स पहन के सोए, बहुत ठंडी है तो दस्ताना पहने, सुबह को ठंडी से बचे। तो ये सब कुछ उपाय आपको करना चाहिए। और जहाँ दिक्कत हो आप डॉक्टर को पूछ लिए, आप अटकलबाजी ना करिए, इससे पूछे उससे पूछे, वो सब ना करिए, कंफर्म हो जाइए। सर, आपने हम लोग के समय दिया उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप लोग इसी तरह बने रहिए और जनता तक सारे संदेश देते रहिए, जनता को जागरूक रखिए, और हर उद्देश्य में आपका काम पूरा हो। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे और देख भी रहे थे डॉक्टर करमराज सिंह को। आप जैसा मित्रों, हम लोग जानते हैं कि बड़ी पर्सनालिटी को 10 से 15 मिनट के ऊपर हम लोग नहीं दिखा सकते, तो सर से भी हम लोग ने ये वचन लिया हुआ है, वादा किया हुआ है कि जब भी सर को समय मिलेगा हम लोग को 10 मिनट का समय देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।